हेलो दोस्तों। इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा वीडियो नंबर 13 फॉर क्लास 12th। चैप्टर हमारा 2 यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम, चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में कि नॉर्मल रेसिडेंट्स यानी सामान्य निवासी जो होते हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट का बेसिक मतलब कि भाई जो एक एक देश के अंदर रह रहा है, उस देश में एक टाइम ड्यूरेशन जैसे 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है, और उसके सारे जो इकोनॉमिक जो आर्थिक हित हैं, यानी जो भी उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इस डेफिनेशन में भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि क्या मतलब होता है इसका। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एक देश के सामान्य निवासी यानी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं, तो इम्पॉर्टेंट है, यानी न सिर्फ व्यक्ति, यहाँ पर संस्था की भी बात होती है, जो सामान्यतः उस देश में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहते हैं, और उनके आर्थिक हित, देखिए ये बोल्ड भी है यहाँ पे, कि जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी देश से संबंधित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जहाँ वो रह रहा है उसमें ही उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, और उसी को हम क्या कहेंगे, वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, देख सकते हो आप कि यहाँ संस्था से आशय उन सभी अनाथ आश्रमों, विद्यालयों, फिर अस्पतालों, रैन बसेरों आदि अन्य अनेकों इकाइयों से है जो एक देश में कार्यरत होते हुए क्रियाकलापों को करते हैं, यानी कि वो उसी देश में रहते हैं। और ड्यूरेशन क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो कि यहाँ पर बोल्ड भी है, आप देख सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा अधिक समय के लिए रहते हैं, और उनके आर्थिक हित, देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तभी वहाँ पर वो नॉर्मल रेजिडेंट है। अब आप पढ़ने के लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए बाहर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ के रेसिडेंट हो गए, क्योंकि आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी उसी देश से रिलेट करते हैं जहाँ के आप एक्चुअली हो, आप इंडियन हो, और आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया से ही, आपके मॉम डैड पैसे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फिर आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाओगे। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। तो दोनों बातें, ना सिर्फ एक व्यक्ति, एक आदमी है, ये पूरी संस्था भी उसको हम लेते हैं उसके अंदर, हु ऑर्डिनरली resides in the country and whose center of economic interest, देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी ये चीज़ को अच्छे से समझ लिया, समझ लीजिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसी देश से बिलोंग करना चाहिए। ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पे स्पेशली इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। द रेसिडेंट लिव्स or is located within the domestic territory, and resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location। तो ये सारा जो भी करेगा वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अब है कि कौन कौन सी आइटम्स को हम नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, और फिर आगे पढ़ेंगे किसको नहीं करते हैं। तो करते किस किस को, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आप जिसे नोटिस करेंगे, देश के सामान्य निवासी एवं संस्थाएं जो उस देश से पिछले 1 वर्ष, यानी इम्पोर्टेंट क्या है, 1 वर्ष से अधिक रह रहे हैं, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए जो रह रहे हैं वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ऐसे गैर नागरिक यानी विदेशी, जिसे हम नॉन रेसिडेंट भी बोलते हैं, जो उस देश में पिछले 1 साल से अधिक समय के लिए रह रहे हैं, तो उनको भी हम वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे। देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रेसिडेंट और सिटीजन दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को समझ रहे हैं, रेसिडेंट को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO, WHO, WTO आदि की शाखाओं में काम करने वाले ऐसे विदेशी कर्मचारी जो पिछले 1 वर्ष से अधिक उस देश में रह रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे WHO है, अब उसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है, और वो WHO अमेरिका में है, तो आप अमेरिका में रहकर WHO में काम कर रहे हो। अगर आप WHO में अमेरिका में, वहाँ अमेरिका में WHO की ब्रांच में
पिछले 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हो, तब तो आप अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पर 1 साल से कम के लिए काम करते हो, तब आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाते हो। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट उभर कर आता है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई काम कर रहा है और वो 1 साल से कम के लिए काम कर रहा है, तो वो उसी देश का माना जाएगा जिस देश का वो एक्चुअल में है, भले ही वो इंस्टीट्यूशन किसी भी देश में इस्टेब्लिश हो। तो आपको क्लियर रहेगा इस बात से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे स्थानीय कर्मचारी जो अपने देश में स्थित विदेशी दूतावास, यानी आप अपने देश में किसी एम्बेसी में काम करते हैं, ठीक है, अपने देश के सामान्य निवासी कहलाते हैं, तो आप अपने देश के माने जाएंगे बेसिकली। वहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा लगता है, ये आप उसी देश के कहलाएंगे जिस देश के आप एक्चुअली हैं। बात वही फिर से आ जाती है कि अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए आप वहाँ रहते हैं तब बात अलग होगी, मतलब तब अदरवाइज़ वो उसी देश के माने जाएंगे। जैसे कि विभिन्न भारतीय जो भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में कार्यरत हैं और भारत के संबंध, तो यानी कि अगर आप अपने देश में किसी एम्बेसी के अंदर काम करते हैं तो आप अपने देश के माने जाएंगे, भले ही वो किसी भी देश की एम्बेसी क्यों ना हो, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है भारतीय सीमा, यानी बॉर्डर के आसपास रहने वाले ऐसे लोग जो विदेश में जो व्यक्ति रोजगार के लिए प्रतिदिन दूसरे देश, यानी जैसे नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हैं डेली और शाम को फिर लौट आते हैं, वे सभी व्यक्ति भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि अगर मानिए आप रहते हैं इंडिया में हो और आप बॉर्डर क्रॉस करके डेली नेपाल में जाते हो जॉब करने, फिर शाम को लौट आते हो, तो आप इंडिया के ही हो, ना कि नेपाल के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी आइटम्स नहीं इंक्लूड की जाती, नॉट, ठीक है, ना शामिल होने वाली आइटम्स। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऐसे सभी यात्री एवं व्यक्ति जो घूमने, पढ़ाई करने, मनोरंजन, खेल, इलाज आदि के लिए किसी देश में आते हैं, तो ऐसे लोगों को हम उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। जैसे कोई भारत में घूमने के लिए आता है, पढ़ाई या इलाज कराने के लिए आता है, तो अपने देश का ही माना जाएगा, ना कि वो भारत का माना जाएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर ऐसी, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हो, पढ़ने या खेल कूद के लिए जाते हो, इलाज कराने जाते हो, तो आप उसी देश के माने जाओगे जिस देश के आप हो। ये मैटर नहीं करता कि आप वहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो पढ़ने के लिए या इलाज कराने के लिए। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ पे कि ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WHO, WTO, IMF किसी देश में स्थित हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निवासी माने जाते हैं। तो ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशन को इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है, ना कि उस कंट्री की टेरिटरी माना जाता है। तो जैसे भारत में मुंबई में WHO की एक शाखा है जिसमें भारत की सामान्य निवासी नहीं है, तो डेफिनेटली WHO इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल एरिया है, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का माना जाएगा। इन शाखाओं में काम करने वाले ऐसे विदेशी कर्मचारी जो 1 वर्ष से कम अवधि तक कार्य करते हैं, ठीक है, वे भी देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर आप एक देश में किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और 1 साल से कम के लिए काम करते हैं, तो आप एक्चुअल में उसी देश के माने जाएंगे जिस देश के आप हैं, ना कि वहाँ के माने जाएंगे जहाँ पर आप काम करें, ठीक है। लेकिन अगर एक देश 1 साल से ज़्यादा के लिए रहते हैं तब डेफिनेटली आप उसी देश के हो जाएंगे जहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन है, मतलब वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं विदेशी दूतावासों में ऐसे सभी कर्मचारी, अधिकारी, राजनयिक, विदेशी सैन्य बल के सदस्य जो किसी अन्य दिए गए देश में स्थित है। तो मतलब किसी देश में अगर कोई हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूतावास के सभी कर्मचारी, अधिकारी, राजनयिक, ठीक है, विदेशी सैन्य बल, तो कोई भी ऐसा अगर वहाँ पर सिचुएटेड होगा तो वहाँ का नहीं माना जाएगा, बल्कि वो अपने ही देश का माना जाएगा। जैसे हमारी फोर्स अगर किसी दूसरे देश में जाती है तो हमारी ही फोर्स रहेगी, उस देश की नहीं हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि विदेशी नौकाओं के क्रू सदस्य, तो कोई भी इंटरनेशनल माने कोई फॉरेन क्रू मेंबर है किसी शिप के, तो वो विदेशी यात्री, मौसमी श्रमिक एवं ऐसे श्रमिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रहते हैं, हम रोजगार के लिए रोज़ सीमा पार करते हैं और शाम को लौट आते हैं, वे सभी अपने ही देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे जहाँ वे स्थायी रूप से रहते हैं, ना कि उस देश के जहाँ वे कार्य करने के लिए रोज़ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी क्रूज शिप पर है या फिर वो क्रू मेंबर है शिप के अंदर, या वो कोई
बिजनेस पर्पस से कहीं गया है या कोई मौसम के हिसाब से कोई काम करता है, मौसमी श्रमिक बोलते हैं जिनको, तो ऐसे कोई भी होंगे, और वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहता है, तो वो भी अगर एक देश से दूसरे देश जाता है तो एक्चुअल में उसी देश का माना जाता है जिस देश का वो है, क्योंकि वो वापस अपने ही देश में आ जाता है शाम को, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। इंग्लिश में भी इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट वगैरह है तो उसी देश का माना जाएगा जिस देश का वो एक्चुअली है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स। ठीक है, तो आर्म फोर्स या डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो उसी देश के माने जाते हैं जहाँ के वो एक्चुअली होते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, WHO एट्सेट्रा नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर ऑपरेटेड। जहाँ वो ऑपरेट हो रहे हैं वो वहाँ के नहीं होते, बिकॉज वो इंटरनेशनल एरिया में माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है ये चीज़। फिर है नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा दिया है कि वो इंटरनेशनल मतलब अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है तो वो डेफिनेटली वहाँ का नहीं, उस देश का नहीं माना जाएगा जहाँ पर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, बल्कि वो उस देश का माना जाएगा जहाँ का वो एक्चुअल में है। कंडीशन साथ में ये रहेगी कि वो 1 साल से कम के लिए वहाँ पर रह रहा है। अगर उससे ज़्यादा के लिए रहेगा तो फिर वो उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा जहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट यहाँ हो गए। नेक्स्ट इसका 5th पॉइंट कहता है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, मतलब वही मैंने आपको जो बताया, कोई क्रू मेंबर है बड़ी शिप का या कमर्शियल ट्रैवल है, सीजनल वर्कर है, तो ये सब भी जो 1 साल से कम के लिए रहते हैं। और ये बेसिकली जाहिर सी बात है कि ये बार बार अलग अलग देशों में जाते हैं और फाइनली अपने देश में वापस चले जाते हैं, तो इन लोगों को इसीलिए उसी देश का माना जाता है जहाँ के वो एक्चुअली होते हैं। बॉर्डर वर्कर्स के लिए हमने बताया अभी, बॉर्डर पर अगर कोई काम करता है तो वो सुबह जाता है, शाम को वापस अपने देश में आ जाता है, तो उसी देश का माना जाएगा जहाँ का वो एक्चुअली है, न कि उस देश का जहाँ वो काम करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा जो लास्ट इसके अंदर आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट एंड सिटीजन, निवासी और नागरिक की अवधारणा क्या कहती है। तो यहाँ देखिए इसको कि नागरिकता से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कोई व्यक्ति या तो किसी देश में जन्म लेकर, तो क्लियर है कि कोई व्यक्ति या तो किसी देश में जन्म लेकर प्राप्त कर सकता है, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति घरेलू देश की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके प्राप्त कर सकता है। तो सिटीजन यानी नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस देश की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, या तो आप बाय बर्थ वहाँ के हो। तो मैं अगर इंडिया में पैदा हूँ तो मैं एक इंडियन हूँ, मेरे पास यहाँ की नागरिकता बाय बर्थ है। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर से आया होता है इंडिया में और मुझे यहाँ का नागरिक बनना होता तो मुझे यहाँ के पेपर वर्क्स पूरे करने पड़ते, कागजी कार्रवाई पूरा करके मुझे इस देश की सिटीजनशिप को लेना पड़ता। और यहाँ पर देखिए निवासी के लिए हमारा जो क्लियर कट फंडा है वो क्या है, वो है आर्थिक अवधारणा है। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो किस बात को फोकस करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, यानी आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इसको फॉलो किया जाता है। तो जिस देश में आपके आर्थिक हित सेंटर्ड होंगे यानी केंद्रित होंगे, आप उसी देश के निवासी बन जाएंगे। यहाँ इस नोट में भी देखिए ये चीज़ मेंशन की गई है कि एक व्यक्ति एक ही समय में एक देश का निवासी एवं अन्य देश का नागरिक हो सकता है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप इंडिया के नागरिक हो सकते हैं और किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के निवासी हो सकते हैं। जैसे एक अफ्रीकी नागरिक वर्षों से भारत में रहकर अपना ढाबा चला रहा है, तो वो भारत का निवासी तो कहलाएगा। देखिए यहाँ पे निवासी, क्योंकि वो भारत का निवासी तो माना जाएगा क्योंकि वो अपने सारे इकोनॉमिक जो है ट्रांजेक्शन्स को देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वह सभी आर्थिक हित भारत में केंद्रित है, तो वो सेंटर्ड हो गया है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ सेंटर्ड हो गए, इंडिया में सेंटर हो गए। यहाँ पर इंडिया सेंटर्ड उसके इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो, परंतु वो अफ्रीका का नागरिक है क्योंकि भारत का नागरिक बनने के लिए उसे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड है प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग पर्सन टू बिकम सिटीजन। इट मीन्स इंडियन सिटीजन कैन बी अराइज इन 2 ways। व्हेन बॉर्न इन इंडिया, अगर आप उस देश में इंडिया में पैदा हुए हो तो आप वहाँ के सिटीजन बन जाते हो, और पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज सिटीजनशिप फॉर इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम सिटीजन। तो अगर आप वहाँ की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हो तो आप वहाँ के नागरिक होगे, अदरवाइज नहीं बन सकोगे। ठीक है, रेसिडेंट
रेसिडेंटशिप क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। देखिए बार बार ये चीज़ आ रही है, तो आप सबको समझना है कि निवासी के लिए हमेशा ज़रूरी है आर्थिक हित उस देश में होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन रेसिडेंट यानी सिटीजन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के आप बाय बर्थ नागरिक हैं या फिर आपने वहाँ की कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट इसमें दिया, इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 year एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आप सब लोग इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।